नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्री एम्पायर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आपको सभी को कल बताया था, आज से हमारी आपकी लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बायोलॉजी और एनिमल हस्बेंड्री तीनों सब्जेक्ट्स की यहाँ पर आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन मिलने वाले हैं डेली, ठीक है। इसलिए आप एग्री एम्पायर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हम लेकर आए हैं एग्रीकल्चर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एमपीपीएटी के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि आपको बहुत हद तक आपकी यहाँ पर सिलेक्शन में जो है गारंटी देंगे कि आपका सिलेक्शन बढ़ सकता है, आपके सिलेक्शन के जो परसेंटेज हैं वो बढ़ सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है, आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है, अंदर बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी बताऊंगा वीडियो में, है ना। तो वीडियो को 1% भी आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपसे बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। ये वीडियो डायरेक्ट आप शेयर कर सकते हो अपने व्हाट्सअप में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, जहाँ भी आप शेयर करना है कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर ये जो फ्री में यहाँ पर जो क्लासेस चल रही हैं वो किसी से मिस ना हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके उर्वरता बढ़ाती है। आपने अगर एग्री एम्पायर से पहले ही जुड़े हुए हैं तो इस टाइप के ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो दलहनी फसलों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमेशा लाता हूँ मैं। क्योंकि मुझे पता है ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड या इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझते हो, कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में उर्वरता बढ़ाती है, तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, मक्का यानी कि जिया मेज। मक्का का वैज्ञानिक नाम होता है जिया मेज, ठीक है। मूंग का वैज्ञानिक नाम होता है विग्ना रेटिएटा, ठीक है। मूंग का वैज्ञानिक नाम विग्ना रेटिएटा, ये मूंग का वैज्ञानिक नाम होता है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, जितनी भी क्रॉप्स हैं, जितनी भी साइंटिफिक नाम है उनके, ठीक है, सभी याद रखो। 2n=2 यानी कि उनके जो गुणसूत्र नंबर भी आपको याद रखना है। क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि इनको याद करो, लेकिन आपको याद करने हैं, क्योंकि कभी कभी इनसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। साइंटिफिक नेम से तो हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपके 100% बनते हैं। इसलिए आप अगर सारी क्रॉप्स के अगर आप नाम याद रख लेते हैं तो आपके 2 से 3 अंक तो कहीं नहीं गए, ये तो कन्फर्म ही आने वाले हैं। 2024 में आलू का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। अगर आपको आलू का वैज्ञानिक नाम पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखते हैं तीसरा, चावल की ऑप्शन नंबर डी, सरसों। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके उर्वरता बढ़ाता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है, तो दलहनी फसलें करती हैं, हमेशा अनाज वाली फसलें नहीं करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, दलहनी फसलें कौन सी है, तो मूंग है, विग्ना रेटिएटा यहाँ पर जो है दलहनी फसल है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हरित क्रांति के दौरान भारत में किस फसल को सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति वाला जो कॉन्सेप्ट है आप उसको पूरा समझना, ठीक है, पूरा रीड करना इसके A to Z। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, हरित क्रांति में किस लिए शुरू की गई, हरित क्रांति किससे संबंधित है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप पूरा क्लियर कीजिएगा। क्योंकि मुझे पता है 1 मंथ ही आपको बचा है, लगभग आपका 26-27 को आपका एग्ज़ाम है एमपीपीएटी का जुलाई में। तो आपके पास सिर्फ 1 मंथ बचा है। आपको यहाँ पर अब नई चीज़ें नहीं पढ़नी, जो आपने पहले पढ़ चुका है उन्हीं को रिवाइज करना है, और सिर्फ उन्हीं चीज़ें को नहीं पढ़नी है जो नया पढ़ना है, जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, है ना। तो मैं जो आपको टॉपिक बताते जाता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, उनको एक कॉपी में नोट करते हुए चलो, और जो जो टॉपिक मैंने बताया उनको मेरे वीडियो के बाद आपको डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये आपसे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चलेगा। जो हमारा आप क्वेश्चन है देखते हैं, हरित क्रांति के दौरान भारत में किस फसल को सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, धान की, ऑप्शन नंबर बी गेहूं यानी कि टेट्रिकम एस्टिवम, धान यानी कि ओराइजा सटाइवा, थर्ड ऑप्शन नंबर सी बाजरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी कपास का वैज्ञानिक नाम होता है गैसीपियम स्पीसीज। ये भी आपको याद रखना है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि टेट्रिकम एस्टिवम यानी कि गेहूं।
भारत में जो हरित क्रांति है उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला गेहूं को। कभी कभी आपसे एक और डीप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ पर ये बेसिक क्वेश्चन है कि हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा किसको मिला, गेहूं को, लेकिन गेहूं में किस वैरायटी को सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला, तो HD 2329 एक ये गेहूं की एक वैरायटी है जिसको हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा यहाँ पर बढ़ावा मिला था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, जिससे कि कभी कभी डीप क्वेश्चन बन सकते हैं। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा गेहूं को बढ़ावा मिला, लेकिन गेहूं में भी सबसे ज़्यादा किस वैरायटी को बढ़ावा दिया गया, तो HD 2329 एक गेहूं की वैरायटी है, उसको सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फसल चक्र अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। वैसे तो फसल चक्र के बहुत सारे यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव है, यानी कि उद्देश्य है, लेकिन इसके कुछ मेन उद्देश्य होते हैं, मुख्य उद्देश्य होते हैं, तो हम उसको ऑप्शन से समझते हैं। पहला ऑप्शन है ए, उत्पादन बढ़ाना, या फिर ऑप्शन नंबर बी, लागत कम करना, या ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, या फिर ऑप्शन नंबर डी, समय बचाना। तो हम इसको एलिमिनेटिंग ऑप्शन के जरिए इसको राइट आंसर करते हैं। ठीक है, एलिमिनेटिंग ऑप्शन कैसे कर सकते हैं कि मतलब जो ऑप्शन आपको गलत लगते हैं सबसे पहले उसको एलिमिनेट कर दो। तो मेरे को सबसे बेकार यहाँ पर ऑप्शन लग रहा है समय बचाना। समय कैसे बचाओगे, ठीक है, तो ये आप जो है एलिमिनेट कर सकते हो। अब यानी कि ये 3 ऑप्शन बचे। अब 3 ऑप्शन में से आप थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ अपना, और फिर अपने राइट आंसर की तरफ पहुंचो। तो उत्पादन बढ़ाना, हाँ हो सकता है कहीं ना कहीं फसल चक्र को अगर आप अच्छे से करोगे तो दूसरी जो फसल आएगी, एक फसल दलहनी फसल के बाद अगर आप अनाज वाली फसल लेंगे तो कहीं ना कहीं उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन ये उतना मुख्य उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी हट गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, लागत कम करना, नहीं, फसल चक्र से आपकी कोई लागत से लेना देना नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हट गया। अब बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाए रखना। मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन यहाँ पर जो है मुख्य उद्देश्य है किसका, फसल चक्र को अपनाने का, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। ठीक है, टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जैविक खेती में निम्न में से क्या प्रयोग नहीं किया जाता है। जैविक खेती जो होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, इंग्लिश में बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, उसमें क्या उपयोग नहीं किया जाता है, किसका यूज़ नहीं किया जाता है, नहीं आपको याद रखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते नहीं को भूल जाते हैं। जैविक खेती में निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है ये आप पढ़ लेते हो, लेकिन नहीं अगर आप भूल गए तो क्वेश्चन का पूरा सेंस ही चले गया। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करने हैं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, कंपोस्ट की, ऑप्शन नंबर बी, गोबर खाद। कंपोस्ट बिल्कुल कार्बनिक खाद में आ जाती है, यानी कि इसका उपयोग होता है। गोबर खाद यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर, FYM, उपयोग होता है। ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कितने % होता है याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपने प्रिपरेशन की है तो आपको पता होगा फार्म यार्ड मैन्योर में कितने % नाइट्रोजन होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर हम यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया जो है एक रासायनिक उर्वरक है, यानी कि जो जैविक खेती होती है, कार्बनिक खेती होती है, फार्मिंग होती है, उसमें रसायन यानी कि केमिकल का तो कोई प्रयोग ही नहीं होता, नहीं तो फिर वो जैविक खेती कैसे कहलाएगी, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यूरिया उपयोग नहीं होता। एक और इम्पॉर्टेंट, यूरिया में कितने % आपका जो है नाइट्रोजन रहता है, तो ये आपको याद रखना है। 46% जो है यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिया में कितने % नाइट्रोजन पाया जाता है, तो आपका 46। एक और आप टॉपिक याद रखो या फिर नोट करके रख लो उसको, कि जितने भी आपके उर्वरक हैं, SSP हो गया यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, DSP हो गया डबल सुपर फास्फेट, TSP ट्रिपल सुपर फास्फेट, ठीक है, इनमें फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, सिंगल सुपर फास्फेट में 16 होगी, डबल सुपर फास्फेट में 16 इंटू 16 कर लो, ठीक है, 16 इंटू 2 कर लो, और अगर ट्रिपल पूछा आपसे ट्रिपल सुपर फास्फेट में तो 16 इंटू 3 कर लो आप, इनका जो है फास्फोरस की मात्रा आपको निकल कर आ जाएगी। बहुत ही सरल है, इसको याद करना। ठीक है, सिंगल सुपर फास्फेट में 16 होगा, डबल सुपर फास्फेट में 32 होगा, और ट्रिपल सुपर फास्फेट में 16 इंटू 3 होगा। तो ये आपको याद रखना है।
जिससे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो जितने भी उर्वरक हैं आपके, यूरिया हो गया, अमोनियम यहाँ पर सल्फेट हो गया, उनमें सभी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन सभी जो उर्वरक हैं इनमें कितने परसेंट इनकी मात्रा पाई जाती है, ये याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। HYV बीजों की विशेषता क्या है? HYV बीजों की विशेषता क्या है, इसको सॉल्व करने से पहले अगर आपको HYV का फुल फॉर्म अगर आपको पता होता तो ये क्वेश्चन जो आपको इतना हार्ड लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग, इतना हार्ड रहेगा नहीं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या है HIV का फुल फॉर्म ही नहीं पता है। तो सबसे पहले इसका चलो ऑप्शंस हम देख लेते हैं, आप अपने मन से आंसर लगाने की कोशिश करो, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। फिर ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, कम उत्पादन, या फिर ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं, या फिर ऑप्शन नंबर सी अधिक उत्पादन क्षमता, या फिर ऑप्शन नंबर डी कम सिंचाई। तो अगर इसका ऑप्शन देखो आप, जो भी इसका राइट आंसर है आप अपने अपने मन में सोच लिया। अब मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका पहले फुल फॉर्म देखते हैं, हाइब्रिड ईल्ड वैरायटी। हाइब्रिड यानी कि संकर, ठीक है। ईल्ड यानी कि उत्पादन, ठीक है। वैरायटी मतलब कि किस्म, संकर उत्पादन किस्म, ठीक है, यानी कि ज़्यादा उत्पादन देने वाली। संकर यानी क्या होता है, संकर हम करते किस लिए, हाइब्रिड बनाते किस लिए हैं, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और उसकी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता और बहुत सारी चीज़ें उसमें अच्छी वाले गुण आए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, अधिक उत्पादन क्षमता देना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको जो है क्वेश्चंस के जो जितने भी प्रकार होते हैं उनको याद रखना है, क्वेश्चन में कैसा पूछा गया है, अगर कोई फुल फॉर्म या फिर शॉर्ट फॉर्म दिया है तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा राइट आंसर्स टिक कर पाओ। तो यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पर MPPAT के नोट्स मेरे पास हैं। अगर आपको चाहिए तो ओनली 349 में आपको हिंदी मीडियम के नोट्स मिल जाएंगे। जैसा कि मैं अभी आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, टॉपिक बता रहा हूँ, वो नोट्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप लेना चाहें तो ओनली 349 में आपको MPPAT के नोट्स मिल जाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मेरा दिया हुआ है 9424925823, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको एग्रीकल्चर के, एनिमल हस्बेंड्री के एंड बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, 3 सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स की नीड है तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं 9424925823, 9424925823, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेजेस कर सकते हैं MPPAT 2025 हिंदी मीडियम नोट्स के लिए, ओनली ऑन 349 यानी कि 350 रुपये। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन है, मिट्टी की उर्वरता मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। कमेंट में आप इसका राइट आंसर बताइएगा। कैसे करके कमेंट करिएगा आप, कि 6th जो क्वेश्चन है सर, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर बी होगा या सी होगा या डी होगा, ये आपको कमेंट करना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपका कमेंट वर्क है ना, होमवर्क नहीं, कमेंट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद और उर्वरक में क्या अंतर होता है? तो खाद और उर्वरक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन देखते हैं, दोनों एक ही होते हैं? नहीं, दोनों तो एक नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा शुरू में ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक और उर्वरक रासायनिक, ठीक है। खाद प्राकृतिक होता है और उर्वरक रासायनिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है, इसको देखते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, खाद रासायनिक होती है। तो खाद तो मेरे अकॉर्डिंग रासायनिक नहीं होती है, खाद तो जैविक होती है, ठीक है। तो रसायन नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी कट हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, उर्वरक सिर्फ गोबर से बनते हैं। उर्वरक में आपने देखा, उर्वरक में क्या आता है, यूरिया आता है, SSP आता है, DSP आता है, अमोनियम नाइट्रेट आता है, ये गोबर से बनते हैं क्या? नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो खाद हैं वो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल होते हैं, और जो उर्वरक हैं वो रासायनिक यानी कि केमिकल से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कौन सी फसल नकदी फसल कहलाती? नकदी फसल यानी कि कैश क्रॉप, यानी कि फसल खेत से आपने उसको जो है हार्वेस्ट किया यानी कि कटाई की, और डायरेक्ट जाकर मंडी या फिर मार्केट या फिर बाजार में आपने उसको सेल कर दिया यानी कि बेच दिया।
तो वो फसलें आपकी जो है कैश क्रॉप कहलाती हैं, ठीक है। यानी कि तुरंत आपको कैश दे दिया आपने। सिर्फ धान, यानी कि धान को क्या करना पड़ता है, बहुत सारी प्रोसेस करने पड़ती है, उसके बाद आप उसको सेल कर पाओगे, बेच पाओगे। लेकिन गन्ना एक ऐसी फसल है जिसको आपने खेत से निकाला और डायरेक्ट जाकर बेच दिया, तो वो कैश क्रॉप कहलाती है। वैसे यहाँ पर ऑप्शन में देखो तो कपास इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। कपास भी जो है एक कैश क्रॉप है। तंबाकू भी एक आपकी एक कैश क्रॉप है। तो ये आपको याद रखना है, गन्ना, कपास, तंबाकू, ये 3 आप ऐसी फसलें हैं जो कैश क्रॉप हैं। इनको याद रखिएगा, ठीक है। जितनी भी आपकी यहाँ पर फसल की प्रणालियाँ हैं उनको याद रखना। बहुत सारी फसल की प्रणालियाँ हैं, आपकी खेती की प्रणालियाँ हैं, ये टॉपिक आप याद रखिएगा। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपीपीएटी में। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोपयुक्त यानी कि सबसे बेस्ट होती है? तो इसका राइट आंसर दोमट मिट्टी। मैंने आपको, अगर आपने पिछली एमसीक्यूज़ की वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैंने बताया था, अगर आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि किसी फसल के लिए सबसे बेस्ट मृदा कौन सी है, तो अगर आपसे नहीं आ रहा है, आपने बहुत याद करने की कोशिश की, नहीं आ रहा है, और ऑप्शन में दोमट मिट्टी है, तो आप दोमट लगा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द जो है क्रॉप से या फसल में जो है दोमट मृदा आती है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, दोमट मृदा। तो इसका राइट आंसर होगा। लेकिन धान में अम्लीय मृदा भी जो है अच्छी होती है, अम्लीय मृदा चाहिए रहती है धान को। नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन देखते हैं, सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्त कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सब इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती है। और अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है, हिंदी मीडियम नोट्स, तो बेस्ट नोट्स हैं। ऑफ़र में आपको 500 के नोट्स हैं, ये आपको 349 में मिल रहे हैं, ऑफ़र में, ठीक है। आपको नीड है तो कांटेक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहां तक आपने वीडियो देखा है, इसका मतलब आप जो है तैयारी कर रहे हैं, सच में एमपीपीएटी की तैयारी कर रहे हैं। और आप कल भी वीडियो देखेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए कल भी ऐसे ही वीडियो लाने वाला हूँ। कौन से टॉपिक पर वीडियो लाऊँ आप कमेंट में ज़रूर बताना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेतों में पानी बचाने की कौन सी सिंचाई विधि सबसे बेहतर मानी जाती है? तो जो आपकी जो सिंचाई विधि है ना, इसकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, सब सरफेस यानी कि उपसतही विधि है ना। ड्रिप यानी कि जो आपकी बूंद बूंद विधि होती है, स्प्रिंकलर यानी कि बौछार या फिर वायवीय विधि। इनके अलग अलग नाम होते हैं। ड्रिप को हम बूंद बूंद विधि भी कहते हैं, बूंद बूंद, टपक विधि भी कहते हैं। स्प्रिंकलर को हम क्या कहते हैं? बौछार विधि भी कहते हैं, ठीक है। वायवीय विधि भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये हवा में ही जो है आपको फसल को पानी देती है, तो वायवीय विधि भी कहते हैं। उपसतही विधि यानी कि सब सरफेस इरिगेशन। तो ये वाली जो विधियां हैं, इनको मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया है, एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने सिंचाई करके, आप उसको देख सकते हैं। ये तीनों चारों जो मेथड हैं सिंचाई की, उनको मैंने डिस्कवर किया है। उसमें मैंने ये बताया है कि ड्रिप इरिगेशन में कितने दर पर पानी निकलता है, प्रति घंटा कितने पानी निकलता है, कहाँ से ये विधि आई, इजराइल से आई, किसने निकाली? सिंचा ब्लास्ट नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने निकाली। तो उसमें बहुत ज़्यादा डीप में मैंने बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंचाई वाला जो चैप्टर है एमपीपीएटी के लिए, इसको रीड कर लेना। आपसे नहीं आता है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उस वीडियोस में मैंने सारी चीज़ें आपको A to Z बताया है, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट जाओ चैनल में, प्लेलिस्ट का सेक्शन है, वहाँ पर 2-3 प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है, उसमें से एक सिंचाई का है, देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे कम आपकी जो बेहतर सिंचाई विधि मानी जाती है वो टपक सिंचाई मानी जाती है, यानी कि ड्रिप इरिगेशन को सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी मेरे दोस्त। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि एमपीपीएटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।